रसायन विज्ञान कक्षा 12 के अंदर अध्याय विलयन पढ़ रहे थे हम, और इस विलयन अध्याय में जो हमने जो टॉपिक कवर किया था वो किया था अब तक अणुसंख्य गुण। 4 अणुसंख्य गुणधर्म हम अब तक पढ़ चुके हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, और चौथा हमने पढ़ा था परासरण दाब। यहाँ सब में एक चीज बताना चाहूंगा, अणुसंख्य गुणधर्म और विलेय के अणुभार में, इसके बीच में अणुभार में संबंध बता रहा हूँ। ये अणुसंख्य गुण है और विलेय का अणुभार, इस संबंध में ये Mb और Mb, चारों व्यंजकों को देखकर एक बात पता चलती है मेरे को कि जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या पता चलता है? कोई भी ले लो आप, क्वथनांक उन्नयन ले लो तो भी विलेय के अणुभार के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। हिमांक अवनमन लूं तो भी, और परासरण दाब लूं तो भी। तो अणुसंख्य गुणधर्म विलेय के अणुभार या मोलर द्रव्यमान के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात कर रहे हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान की। उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि अणुसंख्य गुणधर्म की सहायता से जो हम ये अणुभार ज्ञात करते हैं, इस अणुभार का मान एकदम सही सही कब प्राप्त होगा? 2 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि विलयन तनु हो। क्या बोलोगे? विलयन तनु हो। अब ये विलयन तनु क्या होता है? कि जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो, विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है, अति अल्प मात्रा में विलेय उपस्थित हो। विलयन तनु हो, साथ ही साथ वह विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता हो। दूसरी शर्त, विलेय का विलायक में न तो वियोजन हो, वियोजन का मतलब आयनन कह दो, आयनों में विभक्त होना, न तो वियोजन हो और न ही संगुणन, यानी जब विलेय को बोला जाए तो न तो वो आयनों में विभक्त हो, न ही विलेय के अणु आपस में संगुणित हो जाए। अगर ये 2 शर्तें फॉलो करता है तभी हमें अणुभार का सही सही मान प्राप्त हो सकता है। याद रखना, अणुसंख्य गुणधर्म की सहायता से अणुभार का सही सही मान तभी प्राप्त हो सकता है जब विलयन तनु हो और वो राउल्ट के नियम का पालन करे। दूसरा कि विलेय का विलायक में ना तो वियोजन होता हो और न ही संगुणन। लेकिन अगर किसी विलेय को घोलना, अगर हमें विलेय विलायक में घोलना पड़ा और पता चला कि यह वियोजित हो गया या संगुणित हो गया, अगर वो विलेय वियोजित होता है तो विलयन में उसके कणों की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। बढ़ेगी ना? पक्का। वियोजन हुआ है, टूटा है, अगर एक अणु था और वो आयनित होकर 2 कण बनाता है तो अणुओं की कणों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो विलेय को विलायक में घोला या विलेय विलयन में वियोजित होता है तो कणों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। और अगर वो मान लो कि संगुणित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, 2 कण थे, संगुणित हो गए, 1 बना दिया, तो विलयन में संगुणन के पश्चात कणों की संख्या में क्या आएगी? कमी आएगी। बराबर। वियोजन के बाद तो कणों की संख्या बढ़ेगी और संगुणन के पश्चात कणों की संख्या में कमी आएगी। जरा आओ तो यहाँ पर अणुसंख्य गुणधर्म क्या था? अणुसंख्य, विलयन के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब यहाँ पर तो विलेय को घोलने पर कणों की संख्या क्या हो गई? कम और ज्यादा। क्यों हो गई? क्योंकि साहब आपने तो कहा कि उसका वियोजन होता हो या संगुणन होता हो, तो जो उसके कणों की संख्या में परिवर्तन हुआ है उसकी वजह से उनके अणुसंख्य गुण भी बदलेंगे। और अणुसंख्य गुण क्या है? अणुभार के व्युत्क्रमानु, यानी अणुओं की संख्या बदलेगी तो जो उसका अणुभार है वो भी तो बदलेगा। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे संक्षिप्त में, यदि विलेय के कणों का विलयन में संगुणन या वियोजन होता है तो उसकी कणों की संख्या में परिवर्तन होगा। कणों की संख्या में परिवर्तन के कारण अणुसंख्य गुणों के मान बदलेंगे और अणुसंख्य गुणधर्म की वजह से उनके अणुभार के मान भी क्या होंगे?
जो उनके वास्तविक अणुभार हैं उनसे अलग प्राप्त होंगे। इस प्रकार जो अणुभार हमें प्राप्त होंगे उन्हें हम कहते हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान। जैसे हम बात करें, देखो उदाहरण के तौर पर कह दिया हमने NaCl लिया, NaCl के 1 मोल को घोला गया है और इसका पूर्ण आयनन होता है, 100% आयनन होता है। तो आपको पता है ना, NaCl को बोलूँगा तो हमारे पास में 1 मोल Na और 1 मोल क्लोराइड आयन मिलेंगे, तो कुल कितने मिलेंगे बेटा? 2 मोल प्राप्त होंगे। तो वास्तव में तो 1 मोल है, लेकिन विलयन में इनके कणों की संख्या कितनी हो गई? 2 मोल। तो कणों की संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई, अणु संख्या बढ़े हैं। अब आप बताओ अणु संख्या गुण अणुभार के क्या चलते हैं बेटा? व्युत्क्रमानुपाती। तो चूंकि अणु संख्या गुण व्युत्क्रमानुपाती है इसके अणुभार के, तो हम क्या कहेंगे? देखो यहाँ पर अणुभार क्या हो जाएंगे? अणु संख्या गुणधर्म के व्युत्क्रम हो जाएगा। तो इस NaCl का जो भी अणुभार होगा वो क्या होगा? उसके वास्तविक अणुभार का 1/2 आधा रह जाएगा, अगर उसका आयनन क्या होता हो? 100%। अब मैंने आधे क्यों किया? क्योंकि यहाँ कणों की संख्या कितनी है बेटा? 2 है। अगर आपको कोई कह दे MgCl2 है, इसके 1 मोल को लिया है, 100% इसका आयनन होता है, तो 1 मोल तो बनेंगे मैग्नीशियम आयन और 2 मोल बनेंगे क्लोराइड, तो कुल मोलों की संख्या कितनी होगी? 3। तो जो इसका अणुभार होगा वो उसके वास्तविक अणुभार का कितना प्राप्त होगा? 1/3। इसी प्रकार अगर आपको कोई कह दे कि हमारे पास में K4FeCN6 है, इसका आयनन करूंगा तो 4 तो मिलेंगे पोटेशियम आयन और 1 मिलेगा मुझे ये संकुल आयन। कुल आयनों की संख्या कितनी है बेटा? यहाँ 5। तो इस विलेय के जो अणुभार है वो वास्तविक अणुभार का कितना प्राप्त होगा? 1/5। यानी अणुभार क्या होंगे? पहले की तुलना में कम हो जाएंगे यदि उनके कणों का क्या होता हो? वियोजन या संगुणन। इसी प्रकार अगर विलेय के कणों का विलयन में संगुणन हो जाता है, अणु जुड़ जाते हैं, जैसे उदाहरण की बात करें हम एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र है बेटा CH3COOH। इसके अणु विलयन में संगुणित होकर एक द्विलक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? द्विलक का। ये मैंने एक अणु लिखा है एसिटिक अम्ल का, ठीक है। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल के देखो यहाँ पर हमारे पास कितने हैं? 2 अणु। एक अणु ये लिखा हमने, देखो एक ही बात है, CH3C OOH। यहाँ पर भी वही देखो CH3C O और ये OH। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बंध की बात कर रहा हूँ मैं बेटा, तो देखो ये OH बंध है, इसमें हाइड्रोजन क्या है? आंशिक धनावेशित, ऑक्सीजन आंशिक ऋणावेशित। इस C O में ऑक्सीजन पर आवेश क्या होगा? ऋणावेश। इसी प्रकार इस अणु में भी आप बता सकते हो, ये धनावेश, ये ऋणावेश, और इस पर आंशिक रूप से क्या होगा? ऋणावेश। इस अणु का ऋणावेश इस अणु के धनावेश को क्या करता है? आकर्षित। ये हमारा हाइड्रोजन बंध है। तो हम यहाँ बात हाइड्रोजन बंध की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं देखो कि एसिटिक अम्ल के 2 अणु जो है वो आपस में क्या हो जाते हैं? संगुणित हो जाते हैं। तो वास्तव में तो अणुओं की संख्या कितनी थी? 2, लेकिन प्रैक्टिकली ये 2 अणु आपस में क्या हो जाते हैं? संगुणित। तो अणु अगर संगुणित हुए हैं, कितने हुए हैं? 2। तो जो भी इनका अणुभार आएगा वो उनके वास्तविक अणुभार का 1/2 सॉरी उस वास्तविक अणुभार का क्या होगा? 2 गुना होगा। कितना होगा? 2 गुना। वियोजन करने पर आधा या 1/3 या 1/4, जबकि संगुणित जितने अणु संगुणित होते हैं उतने गुने उसके अणुभार का मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल के अलावा और भी हमारे पास अम्ल हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों में। एक तो है फॉर्मिक अम्ल, एक हमारे पास में और दे दे बेंजोइक अम्ल। ये सभी के सभी अणु एक द्विलक का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? द्विलक। द्वि का मतलब होता है 2 इकाइयाँ,
वो अणु आपस में जुड़ते हैं। तो इस प्रकार ऐसे अणुओं के जो वास्तविक अणुभार है उनसे भिन्न मान प्राप्त होते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, इनके असामान्य आणविक द्रव्यमान। ठीक है।